बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में सृजन पुस्तक में से अध्याय 14 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है ठेले पर हिमालय और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। मैं पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय आपको दे देती हूँ, उसके बाद मैं इस पाठ का सार आपको थोड़ा सा समझा दूँगी। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचनाएं सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। धर्मवीर भारती की रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उपन्यास, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत काव्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, अंधा युग, पद्य नाटक, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती निबंध संग्रह प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध में ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसका सार मैं आपको बता रही हूँ। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। स्विट्जरलैंड पता है ना, बहुत ही सुंदर जगह है। उससे भी सुंदर जगह हमारे भारत में सोमेश्वर की घाटी में कौसानी है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिवान हो उठता है। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। क्या था कि एक दिन लेखक एक पान की दुकान पर अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़े थे। ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। उनके मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते हुए उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद हैं। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है इस बर्फ को डांटें कि उतर आओ, यानी कि ठेले से उतर आओ। क्या पहाड़ पे से बर्फ उतर के आ सकता है? नहीं ना, बर्फ तो बर्फ है। अब इसका जो सार है पाठ का, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठेले पर बर्फ का हिमालय। लेखक बताता है कि वह पान की दुकान पर अपने मित्र के साथ खड़े थे। तभी ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। उस बर्फ को देखते ही लेखक के दिमाग में तत्काल ठेले पर हिमालय शीर्षक उभरा। तब उनके मन में हिमालय की सैर करने का विचार आया। कौसानी की यात्रा, कहाँ की यात्रा की थी उन्होंने? कौसानी की। बर्फ के शिखरों को एकदम नज़दीक से देखने की लालसा से लेखक अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के कौसानी के लिए चल पड़े। वे नैनीताल से रानीखेत और वहां से कोसी पहुंचे। कोसी से बस बदलकर वे कौसानी के लिए चल पड़े। लेखक के साथ उनके मित्र शुक्ल जी तथा एक चित्रकार भी थे। वह पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से सुहाना था। ज्यों-ज्यों उनकी बस आगे बढ़ी, त्यों-त्यों पर्वतीय सुरम्यता बढ़ती गई। परंतु हिमालय के दर्शन न होने से कुछ क्षोभ व असंतोष भी होने लगा था। अब लेखक ने जब बस से यात्रा की तो उनको लगा कि बस
ये आ गया हिमालय। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब यात्रा करते हैं तो एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं चलती हैं और ऐसा लगता है कि बस अब आया। लेकिन जो लेखक थे उनको शोभ होने लगा कि अरे अभी तक मुझे हिमालय के दर्शन नहीं हुए, यानी कि बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए। तो इस तरह से वो उनको असंतोष होने लगा। कौसानी की सुर में छटा। जैसे ही सोमेश्वर घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा हुआ है, सोमेश्वर घाटी के उत्तर में, बस अड्डे पर उतरते ही लेखक को वहाँ का अपार सौंदर्य देखने को मिला। वह अंचल का त्यूर की रंग बिरंगी छटा, मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाओं को काटकर बनाए गए रास्ते और घाटी में बेलों की लड़ियों जैसी बहती हुई छोटी बड़ी नदियाँ आदि से सुसज्जित लग रहा था। वहीं से काफ़ी दूरी पर लेखक को हिमालय का एक छोटा सा शिखर दिखाई दिया। हिमालय श्रृंखला के दर्शन तो हुए कम से कम लेखक को। कौसानी के डाक बंगले के बरामदे में बैठकर लेखक अपने साथियों के सहित बादलों से घिरे हुए हिमालय के शिखरों की श्रृंखला को एकटक देखते रहे। वहाँ पर बर्फ की इतनी विशाल राशि देखकर लेखक के सारे ताप एवं कष्ट विलीन हो गए। यानी कि जो उन्होंने यात्रा की और जो उनको क्षोभ हो रहा था, असंतोष हो रहा था कि अरे अभी तक हिमालय नहीं आया, तो जैसे ही वो कौसानी के डाक बंगले में बैठ के हिमालय की छटा को निहार रहे थे, देख रहे थे, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर बर्फ़ की इतनी विशाल राशि देखकर लेखक के सारे ताप और कष्ट, जितना भी उनके कष्ट थे और उनका जो क्रोध था, वो सब शांत हो गया, सब विलीन हो गया। तब सूर्यास्त का समय हो रहा था और सुदूर हिमालय के शिखर, ढर्रे, ढाल, ग्लेशियर, घाटियाँ आदि सुर में दिखाई दे रहे थे। सूर्यास्त की लालिमा से पर्वत शिखर केसरी वर्ण के लग रहे थे। अंधेरा होने पर चांद निकल आया तो वहाँ का सारा प्राकृतिक परिवेश शांत था, जैसे हिम सो गया हो। हिम मतलब बर्फ, हिमालय जैसे सो गया हो। लेखक हिमालय को देखकर भावुक हो गया और सोचने लगा कि कवियों ने हिमालय को लेकर क्या क्या नहीं लिखा, परंतु वे एक पंक्ति भी नहीं लिख पा रहा है। सहसा चित्रकार सेन गुरुदेव रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगा और सभी लोग अदम्य उल्लास एवं आनंद से भर गए। दूसरे दिन वे सब 12 मील चलकर बैजनाथ पहुँचे और गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की शुभ छाया के दर्शन कर आत्मविभोर हो गए। ये वहाँ से ये पूरा हिमालय का इन्होंने दर्शन किया कौसानी में जाके, और आगे जो जो इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य देखा उसका वर्णन इस पाठ में किया है। यात्रा का मधुर स्मरण। लेखक कहते हैं कि कौसानी की उस यात्रा का स्मरण कर मन पिरा उठता है। कल ठेले की बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृति में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ अर्थात हिमालय के धवल शिखर बार बार बुलाते हैं, परंतु जिंदगी में इतना समय कहाँ है। केवल ठेले पर बर्फ की सीलें देखकर मन बहला लेता हूँ। मन में आता है कि हिमालय को किसी के साथ हाथ संदेशा भेज दूँ, मैं फिर लौट कर आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं पर लेखक का मन रमता है। लेखक कहते हैं कि आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृति में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिर कर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबहुक हो यही रहनी होगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूँ, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य लेखक ने देखा है वो एक बार सभी को जाकर देखना चाहिए। बहुत सुंदर दृश्य, सौंदर्य पसंद। लेखक की इस पाठ में भाषा सरल, मिश्रित, प्रभावपूर्ण तथा शैली वर्णनात्मक है। लेखक
ने प्रकृति का यथार्थ और सजीव वर्णन किया है। इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं, यकीन, यकीन का अर्थ है विश्वास, तमाम का है संपूर्ण, पूरा, सीकिया का अर्थ है सीख जैसा पतला, शमित शांत किया हुआ, सुललित अत्यंत सुंदर, नौसिखिया यानी कि नवशिक्षित, सुकुमार कोमल, शिखर पहाड़ की चोटी। मैं आपको इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न बता देती हूँ। लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया सा क्यों हो गया? उत्तर है, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय की प्राकृतिक छटा का स्मरण करने से खोया खोया सा हो गया। नंबर 2, लेखक ने किससे मिलने पर यह कहा कि उन जैसा साथी तो सफर में पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है? उत्तर है, लेखक ने कोशी में शुक्ल जी से मिलने पर उन्हें सफर में पिछले जन्मों के पुण्यों से मिलने वाला साथी बताया। नंबर 3 प्रश्न, लेखक की सारी निराशा व खिन्नता कब दूर हुई? उत्तर, कौशानी पहुंचने पर हिमालय के शुभ्र हिम दर्शन से लेखक की सारी खिन्नता व निराशा दूर हो गई है। अब इसमें और भी बड़े प्रश्न हैं, पर मैं वो आपको बाद में बता दूंगी। आपको अगर जिसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका उत्तर बताने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद बच्चों।